3 मंथ्स की स्ट्रेटजी फॉर योर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। जब मैं आपसे बोलता हूँ बेटा 2 रिवीजन, तो आप देख लिए 3 महीनों को मैंने स्प्लिट कर दिया। बहुत एक इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है कि जब आप रिवीजन करते हैं बेटा, आप अपने पास चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाएं। नहीं, यहाँ पे क्या कि 9 डे का एक प्लानर बनाया कंसीडरिंग 10 आवर्स ऑफ। बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। आई नो इट्स अ टफ कोर्स। अपने ऊपर अपने नोट्स और अपनी खुद की जितनी तैयारी करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर बेटा मैं बात करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट, जो आपका पेपर नंबर 1 होता है एडवांस अकाउंटिंग, उसकी लास्ट की 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी फॉर योर सितंबर 25 एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पेपर्स को ऑलमोस्ट 3 महीने बचे, मई वाले पेपर अब हो चुके हैं। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक सुनेगा, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा की पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो बेटा जब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे स्ट्रेटजी को लेकर बात करता हूँ, तो देयर आर सर्टेन की पॉइंटर्स जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा, दैट इज कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है बेटा? जब सितंबर 25 के अंदर पेपर देने वाले, अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे होंगे, उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिंगल ग्रुप देंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों ग्रुप की तैयारी कर होंगे। जो सिंगल ग्रुप वाले होंगे मोरलेस में मानता हूं अपने पास एक टाइम सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जब मैं कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की बात करता हूं। और बहुत ग्रुप वालों का हो सकता है कि एक ग्रुप हो चुका होगा, भी दूसरा ग्रुप चल रहा है, कुछ बैकलॉग्स होंगे। देन आप क्या सोच सकते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मई के लिए अपने पास तैयारी के लिए सोचा था और मई के पेपर नहीं दिए किसी वजह से, या जिन्होंने मई के पेपर दिए पर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए और अब वो अपने पास सितंबर में पेपर देंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो हर बच्चे को अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ उस चीज को लेकर बात करने वाला हूं। तो जब हम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की बात करते हैं, क्या आप लोगों का सिलेबस फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, एक बहुत बड़ा आंसर है, बिकॉज उसके बाद ही आपकी रिविजन शुरू होगी एंड उस पर बेस होगी कि आप कितनी रिविजन करेंगे। मेरा एक जनरल सजेशन है कि जो बच्चे दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम अपने पास ये श्योर करना है कि 2 रिविजन उनकी अच्छी वाली हो जाए, 2 रिविजन उनकी बढ़िया वाली होनी चाहिए, और मैं उसके लिए टाइम ले दूंगा। और जो सिंगल ग्रुप वाले बच्चे उनकी कम से कम कोशिश करनी है कि 3 रिविजन हो जाए। एंड देन कवरेज कैसे करनी है आप लोगों को मैं पूरा प्लानर बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जब मैं आपसे बोलता हूं बेटा 2 रिविजन, तो आप देख लिए 3 महीनों को मैंने स्प्लिट कर दिया। 2 मंथ्स फॉर योर जून एंड जुलाई, बेसिकली आप रखिए अपने पास में फर्स्ट रिवीजन आपने करनी फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स। एंड 1 महीने में आपके पास जो सेकंड रिवीजन होती है, अलॉन्ग विद जो अपने पास में क्या देंगे, इसके दौरान में टेस्ट भी देंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिवीजन भी आप लोगों को टेस्ट देने हैं। कल्ले सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक फायदा नहीं होगा। एंड फुल सिलेबस टेस्ट भी हमने देने हैं लास्ट वाली रिवीजन के अंदर में। एंड जब कवरेज की बात करते हैं, नीडलेस टू से कवरेज में बेटा ये चीजें बड़ी बेसिक है जो आपको कवर करनी है। स्टडी मटेरियल के आपके सारे होने चाहिए, आरटीपी, एमटीपी है, पीवाईक्यूज है और एमसीक्यूज और केस सिनेरियोज है। एमसीक्यूज केस सिनेरियोज जनरली एडवाइस करता हूं, एमसीक्यूज जो चैप्टर वाइज होते हैं वो आप हर चैप्टर के साथ साथ कर सकते हैं, बट जो केस सिनेरियोज होते हैं काफी बार मिक्स ऑफ चैप्टर्स होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, चैप्टर सारे कंप्लीट करने के बाद करे जाते हैं। एटलीस्ट इंडिविजुअल चैप्टर बेस है, उस चैप्टर के बाद कर लीजिए, पर अगर जो मल्टीपल केस स्टडीज मल्टीपल चैप्टर को इन्वॉल्व करती है, मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंड को इन्वॉल्व करती है, तो वहां पे आपको उन सारे एएस को कंप्लीट करने के फायदा। तो मैं जल्दी बोलता हूँ केस स्टडीज लास्ट में रखिए जब आपके पास पूरी तैयारी होगी। एक इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है कि जब आप रिविजन करते हैं बेटा, आप अपने पास चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाएं। क्योंकि जो बच्चे पढ़े होते हैं, मान लीजिए मेरे से पढ़े होते हैं या जहां से भी आप पढ़े, आपने सेल्फ स्टडी करिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी कौन कौन चीजें होगी। क्या मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस कर लिए उस चैप्टर के, क्या मैंने होमवर्क क्वेश्चंस देख लिए प्रैक्टिस वाले, क्या मेरा आरटीपी जो थे वो हो गए। जैसे आरटीपी मई 25 सितंबर 25 लेटेस्ट की बात करूं, सितंबर 25 जब आएगा वो तो वीडियो दूंगा मैं आपको, मई 25 की आपको दे दी थी। बट कहने का मतलब ये आपको एक कंट्रोल होना चाहिए कि क्या मैंने सारी चीजें कर ली। इसका अगर कंट्रोल ही नहीं है फिर फायदा नहीं है, फिर आप हमेशा घूम रहेंगे। इतने सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इतनी सारी चीजें, कैसे कंट्रोल रखोगे? तो वो आप चार्ट ऑफ सोर्सेज बनाओ, उस पर टिक करते चलो, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, इस चैप्टर का यहाँ से कर लिया, यहाँ से कर लिया, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है ना? नाउ कमिंग टू रिवीजन पे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, फिर मैं आपके साथ रिवीजन प्लानर भी बताऊंगा आप लोगों को जो आपको मदद करेगा। तो बेटा जब आप फर्स्ट रिवीजन करने जा रहे हैं, कंसीडरिंग कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ये मान के चलिए, मैं मान रहा हूं आपका एक बार सिलेबस हो चुका है। अब हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेबस लेट खत्म होगा, दोनों ग्रुप वालों का, तो टाइम कम मिलेगा। ठीक है ना? तो यू हैव टू फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट्स, आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन में खुद करने का है, क्योंकि आपको सेकंड डिवीजन और लास्ट में उतना ही कम टाइम मिलेगा। हाथ से जो सॉल्विंग होनी है मैक्सिमम फर्स्ट डिवीजन में, तो आपके पास कोशिश करिए 50 से 60% हाथ से सॉल्व करिए। ठीक है ना?
उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए बेटा जिनमें डिफरेंट पॉइंट्स है, क्योंकि मेन काम यही है। आपको पता है असली में सीए का पेपर कौन क्रैक कर पाता है? वो बच्चा क्रैक कर पाता है जो आज से ही अपनी लास्ट 1.5 डेज 2 डेज 3 डेज का लेके चले जाए। एडवांस काउंट में तो फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन है, आप 3 दिन 4 दिन रख लीजिए, पर बाकी पेपर्स में नहीं होता। तो आपको ये लेके चलना पड़ता है। मेरे को लास्ट 1.5 डेज या मैं एडवांस करूंगा 3 दिन 4 दिन रख रहा हूं, मैं उस समय कौन से क्वेश्चन करूंगा, वो अगर माइंड में क्लियर है ना कौन कौन सी चीज, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चा इस चीज को लेके चलता है विदाउट आपके पास कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नॉट अ सिलेक्टिव स्टडी, बट मेकिंग इट श्योर कि हमारे पास हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी से सिलेक्ट करते चले, लास्ट डे जाके हम सारे सिलेबस को रिवाइज कर सके। ठीक है ना। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ दी जो हैंड रिटन नोट्स बेटा आप लोगों को दिए गए हैं, ठीक है ना, उसका जरूर फायदा उठाए। और सब्सिक्वेंट रिवीजन में क्या करना है, कॉन्सेप्ट प्लस जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फिर आपको अब सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ थोड़े बहुत है, कुछ हाथ से कर लिए कुछ ऑडिट कर लिए, और उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपके मेजर पॉइंट्स कवर है। मतलब जैसे जैसे आप छांटते जाएंगे तो डुप्लीकेसी को अवॉइड करते रहो। मेन हमेशा ये डुप्लीकेसी जितनी खत्म कर ली उतना आपके लिए बेनिफिट है, ताकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गए, डिफरेंट क्वेश्चन हो गए। उन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं 80% सेम होता है, सिर्फ कुछ पॉइंट डिफरेंट होता है, वो उस पॉइंट को लिख के रख लिया। बेटा आप लोगों के लिए कुछ और वीडियोस जैसी आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। However, जब तक और वीडियोस नहीं आती, मेक यूज ऑफ दी जो मैराथन वीडियोस चली हुई है, मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको शेयर करवा दूंगा, इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें सारी चीजें गिवन है, मैराथन वीडियोस भी है, केस स्टडीज की भी 2 वीडियोस है, पिछले आरटीपी पीवाईक्यू सब एक ही प्लेलिस्ट में, ताकि आपको जहां पे भी कभी दिक्कत आती है आप उसको यूज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंड इवन जो बच्चे हमारे साथ बैचेस में पढ़े थे, मैंने उन बच्चों को अपनी तरफ से ट्रैकर में भी डाल के दे दिया था कि कौन से आरटीपी या कौन से पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है, ताकि जब वो उस चैप्टर को करते हैं तो मैंने पहले से ही बता के रख दिया और आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। जो लेटेस्ट अपडेटेड आएंगे मैं आपको और अपडेट कर दूंगा उस ट्रैकर में, सो डोंट वरी, बट आप उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। एटलीस्ट जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे, फास्ट ट्रैक बैच के बच्चे हैं, उनके ट्रैकर्स में मैंने ऑलरेडी वो सेग्रीगेशन करके दी हुई है उस पर्टिकुलर चीज को, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। ठीक है ना। नाउ मैं एक चीज आपके साथ और बात करना चाहता हूँ बेटा अबाउट दी प्लानर। तो बच्चे को होता है कि यार सर मैं प्लानर बता दो हम किस सीक्वेंस में चैप्टर करें, कैसे टाइम को डिवाइड करें। नाउ कमिंग आउट टू द प्लानर मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 9 डे का एक प्लानर बनाया कंसीडरिंग 10 आवर्स अ डे। और आप अगर मान लीजिए एडवांस अकाउंट को दिन के 3 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा। मैं एक बार के लिए लेके चल रहा हूँ कि आपके पास पूरा दिन मान लीजिए एडवांस अकाउंट 10 आवर्स के हिसाब से, ये आपके लिए प्लानर ना है। जैसे डे 1 पे आप क्या रख सकते हो, 2 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी सबसे पहले इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस पर बैलेंस शीट पीएनएल सीख जाओगे, आगे के सारे चैप्टर में दिक्कत नहीं आती। ये मैंने एस्टिमेटेड टाइम रखा, आप एक्चुअल लिखते चलो और यहीं पे आप लिख सकते हो क्वेश्चन फॉर फाइनल विजन। तो आप इसी को वीडियो को अपने पास में पॉज करके आप इसको बेटा क्या करना, प्लानर को बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इसको वीडियो को पॉज करके प्लानर अपने एंड पे बनाना। अगर आपको लगता है आपको उसने हिसाब से बनाना है जो आपको कंफर्टेबल है वैसे बना लीजिए। ये मैंने टेंटेटिव बनाया, ठीक है ना। फिर आप अगले दिन क्या रख सकते हो, ये 3 चैप्टर कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स वाला हो गया, थोड़ा बड़ा है, बायबैक छोटा है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। बायबैक में 3 टेस्ट कंडीशन पे ध्यान रखना है क्योंकि उससे केस स्टडी वाले में आता है। फिर अमेलगमेशन ऑब्वियसली एक बड़ा चैप्टर, हाँ इसमें समय लगता है, टाइम भी अच्छा खासा दिया, और 2 प्रैक्टिकल एएस डाल दिए मैंने, प्रैक्टिकल एएस डाल दिए, ठीक है ना। फिर ये इकट्ठे ही कर लो तीनों, क्योंकि इकट्ठे ही है भाई। 23 में भी आपका एसोसिएट वाले में भी कोई कंसोलिडेशन वाला पॉइंट आता है, 27 जॉइंट वेंचर वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक ही दिन में इनको निपटा दिया। फिर ये चारों आपके स्टैंडर्ड्स किससे रिलेटेड है बेटा, एसेट से रिलेटेड आ गए। AS10 आ गया, 16 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन करना है, 26 इंटेंजिबल का भी कवर हो गया, 28 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, तो वो सारे इकट्ठे हो गए। देन आपके कुछ थ्योरेटिकल टाइप के स्टैंडर्ड्स आ गए, कुछ आसान से आगे। ये मैंने अपने पास एक एस्टिमेट टाइम डाल दिया। हाँ हर बच्चे का वेरी कर सकता है। दिस इज प्राइमरीली फर्स्ट रिवीजन के एंगल से बोल रहा हूँ, सेकंड रिवीजन में ऑब्वियसली इससे टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। देन ब्रांच अकाउंटिंग आपने थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हैवी है, उसमें टाइम ज्यादा रखा है। फिर AS11 क्योंकि उसमें इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वाला पार्ट उसी से कवर हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, हमने टॉपिक थ्योरी वाले भी करने हैं साथ के साथ, ठीक है ना। फिर ये आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स आगे जो मैंने रखे, और लास्ट में बचे हुए टॉपिक्स और स्टैंडर्ड्स आगे, और एक बफर टाइम भी रख दिया 2 घंटे का। तो 9 डे का प्लानर मैंने आपको दिया है कंसिडरिंग 10 आवर्स अ डे। ऑब्वियसली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर जाता है, जिसको जैसे सही लगता है और वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है, किसी को जैसे ठीक करना है। बट अगर आप जैसे दिन में, मैं जनरली बोलता हूँ बच्चों को आप दिन में कभी भी एक सब्जेक्ट मत पढ़े पूरा, आप हमेशा क्या कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट जरूर रखें, तो वो उतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। घंटे, मैं तो बोलता हूँ 10 घंटे भी कम है आपके लिए, आप 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकालने का सोचो बेटा, क्योंकि हमें अपना अटेम्प्ट क्लियर करके दिखाना है, मतलब दिखाना है चाहे जो मर्जी हो जाए। हमें अपने पास पेपर देने जा रहे हैं, चाहे जो पहली बार देने जा रहे हैं, जो अगली बार पेपर देंगे, जिनको पता था कि पेपर हम अपने पास इस बार नहीं दिए या मान लीजिए हमारे अच्छे नहीं गए, तो अब अगली बार करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। तो उसके लिए जो भी मेहनत होगी हम पूरी की पूरी करेंगे, ठीक है ना।
नाउ कमिंग टू बेटा मेरे साथ में कुछ फाइनल और पॉइंट्स जो मैं जनरली बच्चों को बोलता हूँ हमेशा इनका ध्यान रखें, क्योंकि जनरल चीजें हैं। टेस्ट जरूर देने अपने आप को वैल्यूएट करने के लिए। एक टाइम टेबल के साथ बने, जैसे आप टाइम टेबल बना दीजिए, सब्जेक्ट्स के एलोकेशन कर दीजिए, घंटों के एलोकेशन कर दीजिए, टॉपिक्स के एलोकेशन कर दिए। नींद और डाइट बहुत जरूरी है प्रॉपर। खाने का टाइम भी आपका जो है, खा क्या रहे हो आप, वो बड़ा फर्क पड़ता है। आप नींद भी आपकी 7 आवर्स तक क्या मान सकते हैं, वो आपके पास एक सफिशिएंट जो आप लिए जरूर ले, ठीक है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें, बिकॉज अगर माइंड फ्रेश नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। आपके लिए बेटा सारे सब्जेक्ट बराबर हैं। मैं बोलूंगा मैं एडवांस पढ़ाता हूँ भाई, एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। आपको तो ग्रुप उसी से निकलेगा ना, सिंगल ग्रुप बहुत ग्रुप। हाँ, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का वीक है, वीक वाले को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रॉन्ग वाले को स्ट्रॉन्ग रखना है। पास तो होके दिखाना है ना, सब में 40 तो चाहिए ना, हमारा टारगेट 60-70 का होना चाहिए, ताकि कल को शिफ्ट मार्किंग होती है, पेपर ऊपर नीचे आ जाए, भाई हम अपने तरफ से पास पक्का होंगे कन्विंसिंग तरीके से, ठीक है ना। एडिक्वेट ब्रेक्स और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ये नहीं बोल रहा आप 2-3 घंटे लगाए, 15-20 मिनट अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, मतलब वो भी कराते हैं अपना, मी टाइम वाली बात होती है। आप टेम्पल हो जाए, वॉक कराए, थोड़े वो गाने सुन ले, कॉमेडी शो, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एंड बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड बेटा। आई नो इट्स अ टफ कोर्स, बट आप लोग कौन सा अपने पास में जो है इस कोर्स को नहीं करके दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप करके दिखाएंगे। सो ये क्या होता है, चैलेंजिंग फेज होता है प्रिपरेशन का, फिर एग्जीक्यूशन फेज आएगा पेपर देने वाला। आप लोगों ने अभी के लिए पहला फेज निकाल लिया जो इनिशियल क्लासेस लगाने वाला होता है, मोरलेस कंप्लीशन फेज में होगा। बट अब चैलेंजिंग फेजेस आते हैं जब आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है, और इस समय बेटा प्लीज अपने ऊपर विश्वास रखें, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर अपने नोट्स और अपनी खुद की जितनी तैयारी करेंगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो चीजों का ध्यान रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहे, आप पक्का ही पक्का निकाल लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप सही तरीके से अपने पास मेहनत करेंगे, जो चीजें मैंने आपको बताई है उसमें से अगर आपको कुछ भी टेकअवेज लगते हैं, आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है ना। तो आई नो एडवांस अकाउंट का पेपर एक थोड़ा सा क्या लेंथी है, आपका सब्जेक्ट जो है समय लगता है, ये सब्जेक्ट भी और इनकम टैक्स वाला जो और जीएसटी वाला सब्जेक्ट है, दोनों पेपर थोड़े से हैवी है, तो टाइम देना पड़ेगा। और पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, ये मई 25 में भी दिख गया था। आसान सी चीजें पूछी, पर ऐसे टॉपिक से पूछ ली कि जिनको बच्चा छोड़ के जाने की सोचता है, ठीक है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, मान के चलो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करने का, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने का, प्रोफेशनल एग्जाम है, छोड़ने का नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लास्ट में जाके कुछ हो जाए बात अलग है, अभी के लिए कोशिश करो जितना मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, कोई बड़ा चैप्टर लगता है यार नहीं समझ आया, नहीं करना, पूरे का रिस्क लिया, वो एक अलग बात है, फिर तो वो आप उस पर जाएंगे रिस्क पे, क्योंकि पेपर में चॉइस होती है। बट फिर भी आई जनरली अवॉइड, कोई चैप्टर लगता भी है तो उसका एटलीस्ट आसान पोर्शन तो कर जाओ। किसी को लगता है अमेलगमेशन बहुत टफ है, लेट से नहीं किया अच्छे से, नहीं सुने लेक्चर, अपने पास नहीं की प्रैक्टिस, एटलीस्ट यार पीसी निकालना, बुक्स ऑफ परचेजिंग, अपनी कुछ बेसिक बातें तो सीख लो ना। तो वो कभी भी पूरा चैप्टर मत छोड़ो, कई बार उसी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो डोंट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडी, गो फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और अपने ऊपर विश्वास रखें, और मुझे भी आप पे पूरा विश्वास है कि आप अपने पास सितंबर 25 के एग्जाम्स को क्लियर करेंगे एंड इन चीजों का फायदा उठाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।